नैनीताल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे विपिन सांघी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस विपिन सांघी के नाम पर मुहर लगा दी है। जस्टिस विपिन सांघी अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। तो अभी दिल्ली के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी, जो अब नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इधर हरिद्वार में स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों के बीच मारपीट का एक और मामला सामने आया। बहादुराबाद इलाके के बड़ेदी राजपूताना में ढाबे पर खाना खाने के दौरान दिल्ली के 2 यात्रियों और ढाबा संचालकों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया और इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग 2 लोगों को लात घूंसों से पीट रहे हैं। पुलिस ने मामले में 5 के खिलाफ शांति भंग का केस किया है, चालान काटा है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ के पास कार खाई में गिर गई। डीडीआरएफ जवान लापता हो गया है। घटना मंगलवार शाम की है, जब कुछ जेठी कालीमठ निवासी डीडीआरएफ टीम के जवान प्रकाश लाल ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। प्रकाश लाल की ड्यूटी इस वक्त उखीमठ में थी। प्रकाश लाल ड्यूटी खत्म होने के बाद उखीमठ तहसील से अपने गांव के लिए कार से निकले थे, लेकिन कालीमठ बाजार से पहले ही उनकी कार बेकाबू हो गई। सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई से होते हुए नदी में गिरी है। हादसे की सूचना मिलते ही डीडीआरएफ टीम मुख्यालय और डीडीआरएफ टीम उखीमठ, एसडीआरएफ और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस वक्त मौजूद है और रेस्क्यू अभियान किया गया, लेकिन अभी तक दुर्घटना में लापता जवान का कुछ पता नहीं चल सका है। शैलेंद्र रावत हमारे सहयोगी रुद्रप्रयाग से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या खबर है? काफी वक्त बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, खत्म कर दिया गया है, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीडीआरएफ का ये जवान था और ये जो है उखीमठ जो तहसील है वहां पर तैनात था और ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था। कालीमठ से कुछ करीब जो है 200 मीटर पहले जो है जो इनकी जिस कार में जा रहे थे वो अनियंत्रित होकर के एक खाई में गिर गई और वहां पर जब रेस्क्यू के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, रेस्क्यू को अंधेरा होने के बाद जो है रेस्क्यू को बंद कर दिया गया और कल पुनः जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया जाएगा। जो कार है वो सीधे नदी में जा गिरी है, तो अभी तक जवान का जो है पता नहीं चल पाया। घर वालों को सूचना दे दी गई है? जी बिल्कुल, उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है और जो रेस्क्यू कार्य है उसको जो है फिलहाल अंधेरे होने के कारण बंद कर दिया गया है। शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया अंधेरे की वजह से। कल सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। इधर चंपावत विधानसभा में करीब 48% महिला मतदाता है। महिला मतदाताओं पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजरें टिकी हुई है। कांग्रेस की ओर से महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी मैदान में है, जो महिलाओं को रिझाने के लिए महिलाओं की समस्याओं को उठा रही है, तो महंगाई का मुद्दा भी उठा रही है। इलेक्शन करवा रहे, थोपा हुआ इलेक्शन है, जनता कितनी परेशान है, महंगाई इतनी बड़ी है। कल मेरे बगल में एक महिला कह रही है आज मैंने 1150 में सिलेंडर बढ़ा, तो ये बहुत चिंता का विषय है। भाई महिलाओं के साथ बहुत बड़ी छलावा हो रहा है। तो हम लोग महिलाओं को यही बोल रहे हैं कि आपको कौन से कैंडिडेट चाहिए, जो कैंडिडेट आपको ऊपर से आके बिना मिले चला जाए, या जिसके तक आपकी पहुंच ना हो, या वो कैंडिडेट जो आपके बीच में रहता है और जो आपकी दुख सुख अच्छे बुरे को समझता है या आपके सामने उन बातों को करता है। तो महिलाओं का जो रुझान है वो निर्मला गहतोड़ी जी की तरफ है। तो वहीं चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी गीता धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। महिला मतदाताओं के बीच गीता धामी वोट मांगती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में महिलाएं बहुत संघर्ष करती हैं, यहाँ की महिलाएं मेरे साथ चल रही हैं। सीएम धामी यहाँ सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीएम धामी यहाँ से एक तरफा जीत हासिल करने वाले हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी गीता धामी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। धामी के लिए देखिए, मैं जब से यहाँ आई हूँ, जो है पहाड़ों में जिस तरह का भौगोलिक वातावरण है, यहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना जो है महिलाएं करती हैं, बहुत कामकाजी होती हैं, संघर्षी होती हैं। और मेरे साथ लगातार वो जो है यहाँ पे अपना घर का काम काज छोड़ करके, छोटे बच्चों को छोड़ करके धामी जी के समर्थन में
योगदान दे रही हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि धामी जी जो भी आशाएं इनकी हैं, उन आशाओं को जो है, उन आशाओं से ऊपर उठ करके वे उनके लिए कार्य करेंगे। पूरे चंपावत को जो है, चंपावत विधानसभा यानी जिले में जिला पंचायत कहिए या चारों ब्लॉक कहिए, वहाँ महिलाएं चारों ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत भी हैं, तो मातृशक्ति को किस नज़रिए से देख रही हैं आप? देखिए, मातृशक्ति अब जो है लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हमारी महिलाएं बहुत ही संघर्षी हैं। बहुत उनको उनके अंदर जो है आगे बढ़ने का जज्बा है। जिस तरह से वो घर गृहस्थी संभाल सकती हैं, तो समाज सेवा में भी अपना योगदान दे रही हैं। घर घर जाने समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद जो है धामी जी के साथ में है और मुझे लगता है कि एक तरफा जो है धामी जी यहाँ से जीत हासिल करेंगे और फिर से जो है पूरे उत्तराखंड को आगे लेकर के जाएंगे। यह है सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी धर्मपत्नी गीता धामी, और इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं जो चंपावत की हैं वो राजनीति में भी आगे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अब बदलाव की बयार चंपावत में दिखेगी। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। दर बीजेपी के 3 दिवसीय जिला ट्रेनिंग वर्ग का शुभारंभ चमोली के ग्वालदम में हुआ है, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, इस बात की जानकारी ली। जनपद का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है और उस प्रारंभ में 3 दिन तक ये प्रशिक्षण रहेगा। 252 मंडलों का प्रशिक्षण पहले हो गया था, चुनाव के बाद हमने रोके थे। जिलों का प्रशिक्षण अब शुरू हुआ है। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपको चमोली में वैक्सीनेटेड होने का मैसेज मिले तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से लोगों को मैसेज आ रहे हैं वैक्सीनेटेड होने का, जो लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन गए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भले ही दावे करे कि वैक्सीन को लेकर लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। बावजूद इसके दूसरे जिले से वैक्सीनेटेड होने का मैसेज उन्हें फोन पर मिल रहा है। देहरादून में भी इसी तरह के मामले में शिकायतकर्ता ने जब जानकारी लेनी चाहिए तो सीएमओ ऑफिस से उन्हें बताया गया कि 100% वैक्सीनेटेड दिखाने को कहा गया है, जबकि स्टेट नोडल अधिकारी का कहना है कि पोर्टल में दिक्कत या फोन नंबर गलत नोट किए जाने की वजह से ऐसा हो सकता है। उस दिन मुझे एक मैसेज आता है कि जो आपका 2nd डोज है वैक्सीनेशन का वो सक्सेसफुली लग चुका है, लेकिन मैं देहरादून में था और डोज मुझे CHC गैरसैंण हॉस्पिटल में लगा। ये कैसे हुआ, इसका जब मैंने जवाब जानने के लिए वहाँ पर जो संबंधित ANM थी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो सरकार है ऊपर से हमें बहुत प्रेशर है और जितने भी लोग 2nd डोज के लिए बचे हुए थे उन सभी को क्लियर कर दिया गया है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कनेक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं तो फ़ोन नंबर नोट कर लिए जाते हैं, रिटर्न में नोट कर लिए जाते हैं, तो उसमें एक डिजिट ऊपर नीचे होने की वजह से भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन में आपको गलत मैसेज आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लोग जो ग्रामीण परिवेश से हैं उनको अपने नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो वो नंबर्स कहीं से लिख के लेके आते हैं, तो वो नंबर भी शायद हो सकता है ऊपर से गलत कुछ लिख लिया हो। वहीं उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि कहीं ये त्रुटि हुई हो तो निश्चित रूप से उसको भी देखा जाएगा कि कहाँ ये त्रुटि हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसी बात हुई हो और न मेरे पास कोई अभी तक आया है। कई बार लोग क्या होता है कि पॉलिटिकली भी बयानबाजी करने के लिए बोल देते हैं। वैसे वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआती दौर में तो ये दिक्कत आम थी, लेकिन बूस्टर डोज लगने के बाद भी इस तरह की शिकायतों का आना लोगों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी सवाल उठाने का मौका दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर सरकार और निजी कंपनी अपने अपने स्तर से बैन कर रही है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम ने चीन में बनी ई-टिकटिंग मशीन लेकर आई है, जो यात्रियों और कंडक्टर्स के लिए अब सिरदर्द बन चुकी है। बात बात पर चीनी प्रोडक्टों को देश भर में बहिष्कार किया जाता रहा है, तो कभी प्रोडक्टों को बैन किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज में नई ई-टिकटिंग मशीन हर जगह भेजी जा रही है, जो चीन में बनी हुई है, जो कभी काम करती है तो कभी बैठ जाती है, कभी प्रिंट नहीं कर पाती तो कभी हैंग हो जाती है।
हालात ये है कि ये चीनी टिकटिंग मशीन कंडक्टरों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। हालांकि बात बात पर यूपी का मुंह ताकने वाले उत्तराखंड के अधिकारी इस मसले पर यूपी रोडवेज से सबक नहीं ले रहे, जो पहले इसी मशीन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्हें बदल दिया गया है। और जो मशीन उपलब्ध हुई हैं उनके बारे में परिचालक शिकायत कर रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर में हैंग हो रही हैं, स्टेज परिवर्तन में इनमें प्रॉब्लम आ रही है, और जब सर्वर डाउन होता है तो पहली मशीन भी काम नहीं करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। इससे हमारा कई बार बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। अभी तो चल रही है, लेकिन ये बंद हो जाएंगे। हमारे यहाँ दूसरे आ गए हैं। मैं बुलंदशहर डिपो परिचालक हूँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। अभी दूसरे आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, अभी वो ट्रायल पे गई हुई है। वही परिवहन निगम में बस ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रहे दीपक जैन अजीबोगरीब बयान देते हैं। उनका कहना है कि बैंक और शॉपिंग मॉलों में इन्हीं मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो परिवहन निगम में क्यों नहीं? नहीं, एक तो मेन चीज़ है कि इसको हमने खरीदा नहीं है, केवल रेंटल मॉडल है और हम केवल किराया देंगे। और जहाँ तक चाइना की बात है, क्योंकि हमने टेंडर किया था, जो कंपनी है वो इंडिया की है और जो एम स्वाइप कंपनी की मशीनें हैं, और जितने भी बैंक वगैरह में जो ATM वगैरह स्वैप करते हैं, तो सब में यही मशीनें यूज हो रही हैं। अब इन अधिकारियों को कौन समझाए कि जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक करती है, तो फिर परिवहन निगम में चीनी मशीनों में इतनी दिलचस्पी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। द पिथौरागढ़ के राडे खूंटी में रेत के खनन के कारण बवाल हो गया। बीती रात वन पंचायत की जमीन पर जबरन रोड काटने का विरोध कर रही एक महिला को खनन कारोबारी के लोगों ने पीट डाला, जिससे गुस्साए गांव वालों ने डीएम ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। और इस इलाके में प्रशासन ने रिवर ट्रेनिंग की परमिशन दे रखी है, लेकिन खनन कारोबारी ने बिना इजाजत के ही खनन क्षेत्र तक रोड काटने की कोशिश की। गांव वालों की मांग है कि मशीन को सीज किया जाए और आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। हमारा कहना यह है कि अवैध रोड काटी जा रही है। देखिए, जिला प्रशासन हमारे एक कट्टा रेत लाने में हमारी मशीनें हमारे कट्टे सीज हो जाते हैं, तो 10 दिन से जो अवैध रूप से मशीन चल रही है उसको सीज क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा कहना है कि रात दिन महिलाएं वहाँ अपना डेरा जमाए बैठे हैं, फिर भी उन महिला की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे रात को मिली थी, तो उस क्रम में तहसीलदार और SDM को भेज दिया गया था और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी है वो उसमें की जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं और जगमगा रही है ये पूरी की पूरी सड़क स्ट्रीट लाइट से। इस बार पहली बार हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे रात के अंधेरे में भी पैदल ट्रैक पर चलने में किसी भी तीर्थ यात्री को परेशानी नहीं होगी। लगभग 8 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता है। स्ट्रीट लाइट्स लगाने की वजह से रास्ता सुगम हो गया है। विद्युत निगम और विद्युत विभाग की ओर से समय रहते ही ये काम पूरा कर लिया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने विभागों को कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर शौचालय और लाइट की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड पक्षियों की प्रजाति के मामले में देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां सबसे अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पानी में रहने से लेकर ट्रांस हिमालयन बर्ड का अनोखा संसार केवल उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। देश में पाई जाने वाली पक्षियों की 1300 प्रजातियों में से अकेले 710 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। 14 मई को ग्लोबल बिग डे के अवसर पर जब सभी हिमालयन राज्यों में बर्ड वॉचरों द्वारा बर्ड साइटिंग की गई, तो एक दिन में सबसे ज्यादा 291 प्रजाति के पक्षी उत्तराखंड में ही पाए गए। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल था। सबसे बढ़िया बात है उत्तराखंड में कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट हैं। तो जैसे वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब झिलमिल झील हो गया या आसन बराज हो गया, फिर तराई भाबर का लैंडस्केप हो गया, फिर आपका फुट हिल्स हो गया जहाँ पे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, कॉनिफर फॉरेस्ट हो गए, फिर ऊपर जाओगे तो बुग्याल का एरिया हो गया, और फिर नीलोंग जैसे जगह में ट्रांस हिमालयन हैबिटेट हो गया। और हर हैबिटेट में पक्षी बदलते हैं।
पक्षियों से लेकर लैंडस्केप की विविधता उत्तराखंड को बर्ड वॉचिंग का स्वर्ग बनाती है। सरकार इसे रोजगार सृजन के एक बड़े सेक्टर के रूप में डेवलप करने का प्लान कर रही है। बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजन कर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि अभी कॉर्बेट में एक स्पेसिफिक एक बर्ड आई थी, तो उसको देखने के लिए तो तमाम दुनिया के लोगों ने अपनी बुकिंग कॉर्बेट में कराई। तो ये बर्ड लविंग लोगों के लिए भी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आज हर चीज़ के पीछे एक सोच होनी चाहिए कि हम इससे इकोनॉमी को किस तरह से अपना बूम करते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और मैदान से लेकर बुग्यालों तक ढेरों डेस्टिनेशन है, जहां माइग्रेटरी बर्ड से लेकर ट्रांस हिमालयन बर्ड्स आसानी से देखी जा सकती हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड धीरे धीरे देश भर के बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपनी जगह बनाता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसे खूबसूरत रिपोर्ट के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।